बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए। ठीक है, इसका हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जहां पे हमने फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि जो 3 यात्री थे अल्बिरूनी, फ्रांसवा बर्नियर, इब्न बतूता, जो कि अलग अलग जगहों से आए थे और जब वो भारत में आए तो भारत की कई सारी चीजों को देखा और देखने के बाद उनका जो विवरण है यानी कि ब्यौरा जो है, डिटेलिंग जो है अपनी अपनी पुस्तकों में कर रखे हैं। ठीक है, तो अब इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, अब उन्होंने जो जिक्र किया है भारत के बारे में, चीजें क्या अच्छी चीजें हैं, क्या उनको गलत लगा, इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर उनके पुस्तक में कौन कौन सी बातें लिखी हैं और क्या क्या चीज उनको अच्छी लगी है और क्या क्या चीज उनको अच्छी नहीं लगी है। उन सभी चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। इससे पहले वाला अगर आपने पार्ट नहीं देखा है तो जाके कृपया देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब करते हैं चीजों की शुरुआत। अल्बिरूनी और जाति व्यवस्था का विवरण। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, बेसिकली ये 4 मार्क्स में आता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अल्बिरूनी ने जाति व्यवस्था पर क्या अपने विचार रखे हैं। ठीक है, अल्बिरूनी ने जो जाति व्यवस्था है उस पर अपने कौन से विचार रखे हैं। तो देखिए बात करते हैं, एक साइड हमने विषय लिख लिया है, एक साइड हमने विवरण लिख लिया है और सबसे पहला चीज जातियों की संख्या। उन्होंने क्या बताया कि यहाँ की जो जातियां हैं, उसने लिखा है कि भारत में 4 मुख्य जातियां हैं, यानी कि 4 प्रकार की मुख्य जातियां हैं। कौन कौन सी, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 मुख्य प्रकार की जातियां यहाँ पे हैं। आप इसको वर्ड भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, वर्ड। ठीक है, ये बेसिकली ये वर्ड ही है, ये तो इन वर्डों के अंदर भी कई सारी जातियां बनाई गई हैं। ठीक है, ये वर्ड व्यवस्था है। तो देखिए 4 प्रकार के वर्ड हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और यहाँ पे अब बात करते हैं ब्राह्मणों की। ब्राह्मण जो है सबसे ऊंची जाति के हैं, वेदों का ज्ञान होता है इनके पास, पूजा पाठ कराने का काम होता है, शिक्षा देने का काम होता है। ठीक है, बात करते हैं क्षत्रिय का। तो क्षत्रिय जो होता है, क्षत्रिय ऐसा व्यक्ति जिसकी दावेदारी होती है, राजा के लेवल पे बैठा हुआ होता है और उसका काम ये होता है कि समाज की रक्षा करना। ठीक है, और इसके साथ साथ दूसरे राजाओं से अपने साम्राज्य की रक्षा करना और पूरे जितने भी जनता है उनका पालन पोषण करना, उनको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो उन चीजों को सॉल्व करना। ठीक है, रक्षा करना, ये सब चीज का काम होता है क्षत्रिय का। तो युद्ध करने का काम, शासन करने का काम कौन करता है, क्षत्रिय वर्ग। वैश्यों की बात करते हैं तो वैश्य में कौन आ जाता है, व्यापारी वर्ग आ जाता है। जितने टाइप्स के व्यापारी वर्ग आ जाते हैं सब वैश्यों में आ जाते हैं। तो व्यापार और कृषक से जुड़े जो काम करते हैं वैश्य करते हैं। और जो शूद्र होते हैं, कहा जाता है कि उस समय शूद्रों का जो काम था इन तीनों वर्गों की सेवा करना। ठीक है, तो ये निचली जाति में आती थी, सेवा करने का काम, श्रम का काम इत्यादि चीज चलता था। ठीक है, तो उसने इन सभी चीजों का जो विवरण है अपनी पुस्तक में लिखा और उसने ये चीज बताया कि यहाँ पर इस प्रकार की जाति व्यवस्था है, जहाँ पर जो ब्राह्मण है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है, वो अपने आप को इस तरीके से शो करने की कोशिश करता है कि अगर मैं राजा हूँ, या फिर सोचो अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो इसका मतलब भगवान ने ही पहले से डिसाइड किया है कि हाँ मेरा जो पोजीशन है यहाँ पे सबसे ऊंचा रहेगा और सबको मेरी बात माननी पड़ेगी। ठीक है ना, इस तरीके की चीजें हैं। तो ब्राह्मण कहा जाता है कि अपने आप को बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ समझते थे और बाकी सबसे दूरी बनाकर रखते थे, खास करके शूद्रों को, उन शूद्रों से वो दूरी बनाकर रखते थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्बिरूनी का जो पुस्तक है उसका क्या नाम है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि देखिए सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी करवाया जहाँ पे अल्बिरूनी की पुस्तक का नाम, इब्न बतूता के पुस्तक का नाम, फ्रांसवा बर्नियर के पुस्तक के नाम सब मैंने करवा रखा है। तो कृपया करके अल्बिरूनी के पुस्तक का जो नाम है ना वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मुझे भी ये पता लग पाए कि आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इससे आगे आलोचना की बात करते हैं। आलोचना का मतलब क्या होता है, क्रिटिसिज्म, यानी कि उसने अल्बिरूनी ने क्या क्रिटिसाइज किया है, क्या चीज बताया है कि यहाँ पे चीजें सही हैं और क्या गलत है अपने नजरिए से। तो उसने क्या बोला है, अल्बिरूनी ने कहा है कि जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को विभाजित कर दिया, मतलब बांट दिया है। ठीक है, एक अपने आप को ब्राह्मण समझ रहा है, एक अपने आप को क्षत्रिय समझ रहा है, एक अपने आप को वैश्य समझ रहा है, एक शूद्र समझ रहा है। इस तरीके से चीजों में डिवाइड कर रखे हैं। ठीक है, वो इसे मानव समानता के विरुद्ध मानता है, क्योंकि देखो इंसान एक ही है ना, इंसानों का जो शरीर है वो भी एक तरीके का है, इंसानों के जो शरीर के अंदर जो ब्लड है वो भी एक ही है, एक जैसा ही है।
तो जब सारी चीजें एक जैसी है तो ये भेदभाव क्यों? ठीक है, उसने इस चीज को सोचा और इसका विरोध भी किया। ठीक है, अपने मन से वो जैसे होता नहीं कि आलोचना की कि भाई ये चीज मुझे लगता नहीं कि ये चीज सही है, ऐसा इसने बोला। उसने देखा कि जातियां जन्म से तय होती है। जैसे ब्राह्मण खानदान में अगर जन्म हुआ है, वर्ण में जन्म हुआ है तो आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय में हो तो क्षत्रिय हो, राजा बन जाओगे, है ना, इस तरीके से। तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि जो जातियां हैं किस पे निर्धारित हो रही है? जन्म पर निर्धारित हो रही है, और कोई ऊंची जाति में नहीं जा सकता। यानी कि अगर आपका जन्म ब्राह्मण में हुआ है और किसी का जन्म शूद्र में हुआ है, तो बेशक ये शूद्र वाला कितना भी बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाए, ये अपनी चीजों को कन्वर्ट नहीं कर सकता। इट मीन्स वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, या फिर कहो विद्वान नहीं बन सकता है। ठीक है, तो यही चीज लिखा है कि उसने देखा कि जातियां जन्म से तय होती है और कोई ऊंची जाति में नहीं जा सकता है। यह उसने अन्यायपूर्ण और अमानवीय उसको लगा कि उसका मानना यह था कि ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें जो जन्म से डिसाइड है, ये सही नहीं है, मतलब अन्यायपूर्ण है, भेदभाव हो रहा है और ये अमानवीय है, यानी कि मानवता में ये चीजें नहीं आती हैं। वह कहता है कि ब्राह्मण यह मानते हैं कि वे गैर हिंदुओं से श्रेष्ठ है। मतलब गैर हिंदू का मतलब क्या होता है? जो गैर हिंदू का मतलब होता है जो हिंदू नहीं है। ठीक है, उनसे श्रेष्ठ है, और यह सोच उसे गर्व और अलगाववादी लगी। यानी कि कई बार ऐसा भी है कि जो दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनसे भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। ठीक है, और उनका मानना यह था कि हम गैर हिंदुओं से भी श्रेष्ठ हैं, और यह सोच उसे गर्व और अलगाववादी लगी। यानी कि अल्बर्यूनी की जो बात लगी, उसका मानना यह था कि ये जो चीजें हैं जो ब्राह्मण अपने आप को शो करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे समाज में असमानता फैलती है, भेदभाव फैलता है। ठीक है, हर वो चीज जो अपवित्र हो जाती है वह पुनः पवित्रता प्राप्त करने का प्रयास करती है। उसने एक बात लिखी है कि हर वो चीज जो अपवित्र हो जाती है वो दोबारा से पवित्रता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, जब पूजा पाठ जब करवाते हैं तो उस समय ना पवित्र होते हैं, है ना, आचमन जल आचमन करते हैं तो पवित्र पवित्र मंत्र भी पढ़ा जाता है। तो इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ही देखा जाए, ऐसे एक चीज देखा जाए, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, ठीक है, कि जिस प्रकार से सूर्य हवा को साफ करती है, यानी कि जो सूर्य है वो हवा को साफ करती है, और जो सागर है, सागर में जो नमक है वो पानी को प्रदूषित होने से बचाती है। इसी प्रकार से अगर हम अपवित्र हो जाते हैं तो दोबारा से हम पवित्रता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार का उसने स्टेटमेंट दिया, क्योंकि हवा को साफ करने का काम किसका होता है? सूर्य का, और पानी को साफ रखने का काम किसका होता है? नमक का। समुद्र में इस प्रकार से चीजें होती हैं। तो इस बिहाफ पे उसने बहुत सारी आलोचनाएं की हैं। आगे बढ़ते हैं। अल-बिरूनी को कुछ समस्याएं भी देखने को मिली। अब क्या क्या समस्याएं देखने को मिली? सबसे पहला, प्रथम अवरोध। अवरोध का मतलब होता है रुकावट, यानी कि प्रथम अवरोध क्या हुआ? भाषा। क्योंकि जब वो यहाँ पे आया तो यहाँ पे देखा कि एक अलग ही तरह की भाषा है। अब मान लो कोई दूसरे देश से आता है तो यहाँ का जो लैंग्वेज है चेंज है ना, तो पहली बात तो दिक्कत क्या होगी? लैंग्वेज समझने की। और उस समय संस्कृत पीक पे चल रहा था, तो संस्कृत समझने की, ठीक है, ये भी एक दिक्कतें थी। तो अवरोध किसकी थी? भाषा की थी। जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी से इतनी भिन्न थी कि दूसरी भाषा में अनुवाद कर पाना सरल नहीं था। यानी कि जो संस्कृत थी वो अरबी और फारसी भाषा से इतना ज्यादा डिफरेंट था कि इसको अनुवाद कर पाना भी मुश्किल होता था। दूसरा अवरोध क्या था? धार्मिक अवस्था। यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि एक जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझ रहे हैं इस चीज को, तो क्या लिखा है कि दूसरा अवरोध धार्मिक अवस्था का था, और खासकर प्रथा में विभिन्नता थी। प्रथा, यहाँ पे बहुत प्रकार की प्रथाएं भी चलती थी, जैसे सती प्रथा चलती थी, ठीक है, जाति प्रथा तो चलती ही थी, ठीक है, जमींदारी प्रथा चलती थी। तो इन सभी चीजों को उसने आलोचना की, और ये भी कहीं ना कहीं अवरोध यानी कि रुकावटें उसको देखने को मिली। और तीसरी चीज ये अवरोध था क्या? अभिमान। यहाँ पर वो जब यहाँ पे देखा तो उसको ये लगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ग है ना, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभिमान, उसका मानना यह था कि सारे मनुष्य एक जैसे ही हैं, तो अभिमान दिखाने की क्या जरूरत है। तो इस प्रकार से तीन अवरोध आया। पहला चीज भाषा की आई। दूसरा अवरोध किसका था? अनुवाद करने का, ठीक है, सॉरी, पहला भाषा का आया जिसमें वो अनुवाद करने में दिक्कतें होती थी। दूसरा धार्मिक अवस्था का आया और प्रथा का आया, और तीसरा किसका आया? अभिमान का आया, ठीक है। समस्याओं की जानकारी होने के बाद भी अल-बिरूनी लगभग पूर्णतः ब्राह्मण द्वारा रचित कृतियों पर निर्भर था। यानी कि इतनी सारी चीजों को जानने के बावजूद भी वो कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि वो किसी दूसरे देश में आया है
और ये किन चीजों पर आश्रित था? ब्राह्मणों की जो बनाई गई कृतियां हैं, लिखी गई जो चीजें हैं, उन्हीं चीजों पर ये आश्रित भी था। ठीक है, तो ये एक कुछ प्रकार की समस्याएं थी। अब देखिए, अब यहाँ से चीजें थोड़ी सी और इंटरेस्टेड आपको लगेगी। इब्न बतूता के बारे में बात करते हैं। अल-बिरूनी ने किसके बारे में बात किया? जाति व्यवस्था के बारे में। यहाँ पे इब्न बतूता किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे कुछ जो इन्होंने चीजें देखी, जैसे आप साइड में देख सकते हैं नारियल। ठीक है, अब देखिए क्या मानना था। तो इब्न बतूता नारियल तथा पान के पत्ते से बहुत ज्यादा प्रभावित था। कैसे प्रभावित था? सबसे पहले चीज, वो नारियल को देखकर क्या कहता था कि नारियल एक ऐसी चीज है जो दिखने में अगर देखी जाए तो गोल है, जब इसके ऊपर का जो समझो कि वो जो रुए टाइप में होते हैं, उसको अगर निकाला जाए तो दिखने में वो एक बच्चे की जैसे शक्ल होती है ना, वैसे दिखाई देती है। जब ऊपर से बहुत ज्यादा हार्ड होता है, उसको जब फोड़ा जाता है तो अंदर खाने जैसा एक पदार्थ मिलता है जो व्हाइट कलर का होता है, और उसको भी अगर फोड़ा जाए तो उसके अंदर पानी निकलता है। ठीक है, और उसका मानना था कि उसका क्या, उसने यहाँ पे देखा कि जो नारियल है इसका हर एक चीज काम में आ जाता है। ठीक है, हर एक चीज काम में आ जाता है, चाहे वो कोई भी चीज हो। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। इब्न बतूता को नारियल बहुत ही ज्यादा अद्भुत लगा, क्योंकि वो पहले कभी ऐसा फल नहीं देखा था। उसने लिखा कि इसमें एक तरह का पानी होता है जो कि मीठा भी होता है और शीतल भी होता है। शीतल का मतलब होता है ठंडा होना, और मीठा मतलब क्या हो? मीठा तो मीठा ही है। उसने कहा नारियल दो खोलों वाला होता है। नारियल क्या होता है? दो खोलों वाला होता है, और एक सख्त होता है जो कि बाहर होता है, और एक मुलायम होता है जो कि अंदर होता है। यानी कि उसने बताया कि जैसे खोखला होता है ना, कवर, ये दो चीजें हैं। पहला जो ऊपर वाला है, जैसे ये वाला, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, और इसके अंदर अगर देखा जाए तो एक होता है जो मुलायम होता है, नरम होता है। ठीक है, जिसमें से दूध जैसा पानी और सफेद गुदा निकलता है। यानी कि देखिए ये गुदा हो गया, और दूध जैसा पानी मतलब जो अंदर पानी होता है उसके बारे में बात हो रही है। अगर अच्छा ऐसा भी देखा जाए तो अगर इसको मशीन में डालकर इसको पेरा जाए तो उस हिसाब से देखा जाए तो दूध जैसा पानी निकलता है। जब नारियल से जब तेल बनाते हैं तो इसको है ना प्रोसेस में जब लाया जाता है तो दूध जैसा ही निकलता है, क्योंकि कच्चा होता है ना, इस वजह से। ठीक है, उसे यह बात बहुत ही ज्यादा अद्भुत लगी। इस फल से लोग खाना, तेल, बर्तन, रस्सी इत्यादि चीजें क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। यानी कि कुछ भी चीज कर सकते हैं, कुछ भी चीज बना सकते हैं, और इससे ये बहुत ही ज्यादा क्या हुआ? प्रभावित हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है? पान के पत्ते के बारे में। यानी कि इसने क्या बताया कि जो यहाँ पे बेटल लीफ है, क्या है? इब्न बतूता ने देखा कि भारत में लोग पान के पत्तों में सुपारी, ठीक है, सुपारी और कुछ मसाले रखकर क्या करते हैं? चबाते हैं। देखिए जब पान कोई खाने जाता है तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी सामग्रियां डाली जाती है, जिसकी वजह से ये और स्वादिष्ट बन जाती है। ठीक है, चेरी, सुपारी और नारियल का बूरा हो गया, इसके साथ साथ और भी कई सारी चीजें डाली जाती है। यह उसके लिए सामाजिक आदत है और आतिथ्य का हिस्सा है। आतिथ्य का हिस्सा का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई अतिथि आ रहा है, मतलब गेस्ट आ रहा है, तो उनको भी खिलाने में ये चीज यूज आता है। उसने लिखा, क्या लिखा कि लोग इसे खाने के बाद मुंह की सफाई और खुशबू के लिए चबाते हैं। यानी कि खाना पीना खा लेते हैं, फिर लास्ट में क्या करते हैं? पान चबाते हैं, ताकि मुंह में खुशबू आ जाए और खाने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, यह लाल रंग छोड़ता है, यानी कि दिखने में तो हरा है, लेकिन जब इसको खाया जाता है तो रेड कलर का हो जाता है। तो क्या लिखा है कि यह लाल रंग छोड़ता है और लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। और यह इब्न बतूता पान की महक, उपयोगिता और सामाजिक महत्व से बहुत ज्यादा प्रभावित था कि यहाँ पे दो ऐसी चीजें, एक नारियल और दूसरा पान का पत्ता, जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक देखने को मिला है, और इस तरीके से उसने अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया है। तो दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और नोट्स पाना है तो जैसे कि आपको बता ही रखा है, 7011912793 पे आपको मैसेज करना, व्हाट्सएप को नोट्स मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। इब्न बतूता यहाँ के शहरों से भी ज्यादा प्रभावित था। शहर, दो शहरों के बारे में जिक्र किया है। सबसे पहले दिल्ली का चांदनी चौक, और दूसरा मुंबई का दौलताबाद। ठीक है, तो उसके बारे में जिक्र किया है। तो देखिए क्या लिखा है। इब्न बतूता के वृत्तांत से ऐसा लगता है कि
अधिकतर शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक धमक वाली रंगीन बाजारें, यानी कि उसका मानना यह था, उसने यहाँ पे ये सारी चीजें देखी कि जहाँ पे शहर है तो शहरों में इस प्रकार की चीजें हैं। क्या चीजें हैं कि यहाँ पे चमक धमक ज्यादा है, यहाँ पर लाइटें बहुत ज्यादा हैं, तो इन चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित था। जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से सजे हुए थे, जैसे मार्केट में जाओगे तो बहुत प्रकार की वस्तुएं लगी रहती है ना, तो उन चीजों से वो बहुत ज्यादा प्रभावित था कि यहाँ की जो शहर है में बहुत ज्यादा चमक धमक रहता है। इब्न बतूता दिल्ली को एक बहुत बड़ा शहर कहा है और विशाल जनसंख्या वाला भी कहा है, और भारत में सबसे बड़ा कहता है, यानी कि कहता है कि भारत में सबसे बड़ा आबादी वाला जगह है, और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा चमक धमक देखने को मिली है। दौलताबाद भी कमतर नहीं था। इतने से कि उसने दिल्ली के बारे में, दिल्ली के चांदनी चौक के बारे में और महाराष्ट्र के दौलताबाद के बारे में भी चीजें बता रखी हैं। ठीक है, आकृति में दिल्ली को चुनौती देखता है, यानी कि जो बनावट है उसमें अगर देखा जाए तो दिल्ली से कम नहीं है। ठीक है, और वहां पे भी बहुत ज्यादा चमक धमक देखने को मिलती है। बाजार केवल आर्थिक विनिमय के स्थल नहीं थे। आर्थिक विनिमय का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ व्यापार नहीं होता है, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे, यानी कि यहाँ पे सामाजिक चीजों से रिलेटेड, ठीक है, चीजों को हैंडलिंग करना, और आर्थिक मतलब होता है पैसा कमाना यहाँ पर, इन सभी चीजों से वो भी था। अब जैसे शहर है, शहर में क्या क्या होता है, हर वो चीज होता है जो जैसे किसी को रोजगार चाहिए तो रोजगार मिलता है, किसी को बिजनेस करना है बिजनेस कर सकता है, कोई यहाँ पे समाज को चलाने के लिए नेता बनता है, तो कोई कुछ तो हर एक चीज का केंद्र था। ठीक है, अधिकतर बाजारों में एक मस्जिद और एक मंदिर होता था जहाँ नाच गाने होते रहते थे, और अधिकतर देखा जाए तो जो शहर होते हैं तो ऐसे भीड़ भाड़ वाले जो जगह है यहाँ पे एक मंदिर भी होता था और एक मस्जिद भी देखने को मिलता था। ठीक है, और इससे जो लोग हैं वो इजीली दर्शन भी कर पाते थे, और ये एक शोभा और बढ़ाती थी चीजों की। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नाच गाना होता रहता था ना, इस प्रकार से। चलिए अब आगे बात करते हैं इब्न बतूता का वृत्तांत ग्रामीण को लेकर क्या था। तो देखिए, इब्न बतूता देखा कि भारतीय कृषि के इतना ज्यादा उत्पादनकारी होने का कारण मृदा का उपजाऊपन था, यानी कि यहाँ पर इतना ज्यादा पैदावार हो रहा है तो इसका एक ही कारण है, क्या, ये जो मिट्टी है ना, मिट्टी बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है, मृदा जो मिट्टी है ये बहुत ही ज्यादा उत्पादनकारी है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो पाता है, ये चीज उसने बताया। जो कृषकों के लिए वर्ष में 2 फसलें उगाना संभव करते हैं, यानी कि देखा जाए तो हमारे देश में मोस्टली 2 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो जैसे कई बार ऐसा भी होता है, देखिए किसान लोग क्या करते हैं, एक बार में 2 प्रकार के फसलें उगा लेते हैं, कई बार तो 3 फसलें उगा लेते हैं। कैसे उगाते हैं, जैसे मान लो कि गेहूं का टाइम चल रहा है, ठीक है, उस समय गेहूं बो दिए, साथ में मटर बो दिए, और उसके साथ साथ सरसों भी बो दिए। अब इनकी जो तीनों की पोजिशनिंग होती है ना, अलग अलग होती है। सरसों जो होता है ऊपर होता है, गेहूं जो होता है उसके नीचे होता है, और जो मटर है, मटर समझो कि इस तरीके से लताएं होती हैं उसको, वो तो इजीली हो जाती है। तो इस प्रकार से एक बार में 3 फसलें भी उगाते हैं। ठीक है, और साल में 2 बार 3 बार फसलें इत्यादि उगा लेते हैं। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, ये सिर्फ और सिर्फ वहां की भूमि की वजह से पॉसिबल हो पाता है। भारतीय माल की मध्य और दक्षिणी पूर्वी एशिया दोनों में बहुत मांग थी, यानी कि अगर देखा जाए तो भारतीय जो माल है, यानी कि जो भारत का प्रोडक्शन है, इन चीजों का बहुतायत जो था, यानी कि मध्य प्रदेश, जो मध्य और दक्षिणी पूर्वी एशिया जो थी, यहाँ पर बहुत ज्यादा मांग थी। ठीक है, लोग यहाँ से लेते थे। ठीक है, इससे शिल्पकारों तथा व्यापारियों को भारी फायदा होता है, यानी कि भारत में प्रोडक्शन करते थे और मध्य और दक्षिणी पूर्वी एशिया में क्या करते थे, ये बेचते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। भारतीय कपड़ों, खास तौर पर सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी अत्यधिक मांग थे, यानी कि ऐसे कपड़े जो कि बहुत ही ज्यादा महीन होते थे, महीन का मतलब होता है बारीक होते थे, जो मलमल होते थे, जो कि सूती कपड़े होते थे, रेशम होते थे, जरी वाले होते थे, ऐसे कपड़ों की बहुत ही ज्यादा मांग होती थी। और कौन मांग करता था, ऐसे वर्ग जो धनी होते थे, ऐसे वर्ग जो बहुत ज्यादा धनवान होते थे, यही लोग इनको पहन सकते थे और यही लोग इन चीजों की मांग करते थे। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ से बनती थी और जो धनी वर्ग थे वो इन चीजों को परचेज करते थे,
खरीद लेते थे। ठीक है, अब चलिए एक चीज यहाँ पे पढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजीली आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले डाक व्यवस्था के बारे में। किसके बारे में? डाक व्यवस्था। डाकिया क्या काम करता है? आपका जो लेटर है लेता है और लेने के बाद उस जगह पर सेंड करता है, उस जगह पर पहुंचाने का काम करता है जहां पे आपको भेजना है। ठीक है, तो ये काम करता है। तो क्या आज जिस प्रकार से हम स्पीड पोस्ट कर लेते हैं, बहुत ही इजीली पहुंच जाता है, क्या पहले भी ऐसा था? तो देखिए पहले के दौर में ना दो प्रकार की चीजें यूज होती थी, जो कि हम आगे एक्सप्लेन करने वाले। सबसे पहले हम थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं और फिर हम इस चीज को करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है? संसार की एक अनूठी प्रणाली। अनूठी का मतलब क्या होता है? बहुत ही अच्छी प्रणाली, बहुत ही ज्यादा अजूबा वाली प्रणाली, यानी कि बहुत ही अच्छी प्रणाली। ठीक है, अनूठी को यूनिक कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है? इब्न बतूता यहाँ की डाक प्रणाली की कार्य कुशलता को देखकर बहुत ही ज्यादा चकित था, मतलब बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये लेटर भिजवाने का जो सिस्टम है ना, बहुत ही स्पीड वाला था। उस समय सोचो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो सूचना है बहुत ही तेजी से इधर से उधर जाती थी। तो इन चीजों से बहुत ही ज्यादा वो चकित था। कैसे? देखिए, इससे व्यापारियों के लिए न सिर्फ लंबी दूरी तक संदेश भेजना आसान हो जाता था, बल्कि उधार प्रेषित करना भी मुमकिन हो जाता था, और बल्कि अल्प सूचना पर भी माल भेजना भी ये संभव हो जाता था। यानी कि ये जो संदेश भिजवाने का जो सिस्टम था इतना यूनिक था और इतनी जल्दी हो जाता था कि इसके थ्रू अगर व्यापारी उधार में माल लेना चाहते थे तो वो भी मिल जाता था, और बदले में अल्प सूचना पर भी माल भिजवाया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर संचार करना बहुत ही ज्यादा इजी था। आगे क्या लिखा है? डाक प्रणाली इतनी कुशग्र थी, कुशग्र मतलब इतनी फास्ट थी कि जहां सिंध से लेकर दिल्ली तक की यात्रा में 50 दिन लगते हैं। यानी कि मान लेते हैं ये सिंध है और ये दिल्ली है, यहाँ से यात्रा करने में कम से कम 50 दिन लगते हैं। और इन दिनों को ठीक है, वही गुप्तचरों का जो समाचार है सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के जरिए सिर्फ 5 दिन में पहुंचाया जा सकता था। इट मीन्स अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि जो काम 50 दिन में होता था वही काम ये लोग सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में कर लेते हैं। तो यही चीज तो चकित कर देने वाला था। तो इब्न बतूता जो था इस चीज से बहुत ज्यादा शौक था कि जिस चीज को सेंड करने में 50 दिन लगता था उस चीज को ये 5 दिन में कैसे कर लेते थे। तो देखिए यहाँ पर दो प्रकार की व्यवस्था का वर्णन करता है इब्न बतूता। सबसे पहला चीज करता है अश्व डाक व्यवस्था और दूसरे नंबर पे करता है पैदल डाक व्यवस्था। देखिए जो दूरी ऐसी होती थी जो पास में होती थी, जो कहाँ होती थी? पास में। मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर है, और यहाँ पे अगर देखा जाए टोटल जो डिस्टेंस है मान लेते हैं 3 किलोमीटर का है। कितना है? 3 किलोमीटर का है। ठीक है, तो अब जो दूरी पास होती थी उन दूरी के लिए पैदल डाक व्यवस्था लगती थी। ठीक है, जो दूरी पास होती थी उनके लिए पैदल डाक व्यवस्था लगती थी। और इन पैदल डाक व्यवस्था में क्या सिस्टम होता था, पहले चीज समझिए। पहला चीज यहाँ पर क्या कर जाता था? देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, डाक व्यवस्था दो टाइप्स की थी। सबसे पहला जिसको हम कहते हैं अश्व डाक व्यवस्था, और दूसरे नंबर पे पैदल डाक व्यवस्था। इसमें पैदल जाते हैं या दौड़ कर जाते हैं, और इसमें अश्वों के द्वारा मतलब घोड़े के द्वारा संदेश पहुंचाया जाता है। इसको उलुक कहा जाता था, इसको दावा कहा जाता था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक मील पर 3 दावे खड़े होते थे। दावे का मतलब वही समझिए कि 3 आदमी खड़े होते थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर 1 मील होता क्या है। देखिए 1 मील में कहा जाता है 1 मील में लमसम 1.5 किलोमीटर होता है। कितना किलोमीटर होता है? 1.5 किलोमीटर होता है। हालांकि देखा जाए 1.6 समथिंग होता है किलोमीटर, तो आप इस चीज को समझ के रखिए। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पैदल डाक व्यवस्था आखिर किस तरीके से काम करता था। मान लेते हैं एक जगह है, एक जगह ये है, एक जगह ये है, और ये जगह पास में है। ठीक है, अब इस पास में कोई सूचना पहुंचाना है तो हम अश्व डाक व्यवस्था का तो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि घोड़े का इस्तेमाल तो हम तब करते जब दूरी लंबी हो। ठीक है, लंबी दूरी हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पैदल डाक व्यवस्था की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कर क्या किया जाएगा? मान लेते हैं इन दोनों की जो दूरी है यह 3 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 3 किलोमीटर है। ठीक है, तो अब क्या किया जाएगा? यहाँ पर 1 मील में कितना होता है? 1 मील में लमसम 1.6 समथिंग किलोमीटर होता है। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग किलोमीटर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या किया जाएगा? सबसे पहले डिस्टेंस देख लिया जाएगा, और इस डिस्टेंस को देखने के बाद मान लेते हैं यहाँ पर 1 मील है, यहाँ पे दूसरा मील है, तो यहाँ पर इनको 3 चीजों में कैटेगराइज कर दिया जाएगा, 1 2 3। ठीक है, यहाँ से यहाँ
एक व्यक्ति खड़ा रहेगा, यहाँ से यहाँ एक व्यक्ति खड़ा रहेगा, यहाँ से यहाँ एक व्यक्ति खड़ा रहेगा, ठीक है। और इस तरीके से जो सूचना है आगे तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो हर 500 मीटर पे एक बंदा खड़ा रहेगा जो चीजों को, लेटर को लेगा, वो आगे पहुंचाएगा, फिर आगे वाला बंदा आगे पहुंचाएगा, फिर आगे आगे आगे, इस तरीके से जो सूचना है बहुत तेजी से यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी। यानी कि हर 500 मीटर पे ठीक है एक व्यक्ति खड़ा रहेगा जो इस चीज को आगे भेजेगा, जो अगला व्यक्ति खड़ा रहेगा वो आगे 500 मीटर लेके जाएगा, वो व्यक्ति आगे ले जाएगा, और इस तरीके से पैदल डाक व्यवस्था के जरिए सूचनाओं को पहुंचाया जाता है। अब दूसरे नंबर पे आता है कि अश्व डाक व्यवस्था क्या है। देखिए अश्व डाक व्यवस्था में भी सेम यही क्राइटेरिया है। मान लेते हैं एक स्थान इधर है, एक स्थान इधर है, जो कि लंबी दूरी है, ठीक है। अब इस लंबी दूरी को करने के लिए क्या किया जाता है, मान लेते हैं इसका जो डिस्टेंस है, यानी कि 4 मील पर एक व्यक्ति खड़ा रहता है, 4 मील पर एक व्यक्ति खड़ा रहता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 1 मील का मतलब क्या हुआ, 1.6 किलोमीटर। तो इट मीन्स 4 मील का मतलब हो गया लमसम 6.5 किलोमीटर। कितना, 6.5 किलोमीटर पे। यानी कि हर एक 6.5 किलोमीटर पे एक व्यक्ति खड़ा रहता है घोड़े के साथ, जो संदेश को लेता है और उसको आगे पहुंचाता है। हर 6.5 किलोमीटर पे एक व्यक्ति खड़ा रहता है घोड़े के साथ, उसको आगे पहुंचाता है, और इस तरीके से चीज आगे तक पहुंचती चली जाती है। यहाँ पर 1 मील में 3 व्यक्ति खड़े रहते हैं, यानी कि 500 मीटर पे, और यहाँ पर 4 मील इट मीन 6.5 किलोमीटर पे एक व्यक्ति खड़े होते थे जो चीजों को इधर से उधर भेजते थे, ठीक है। और इस तरीके से सूचना जो है बहुत ही तेजी से फैलती थी। इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहला चीज हमने अश्व डाक व्यवस्था के बारे में बात किया, जिसमें हमने ये बताया कि प्रत्येक 4 मील इट मीन्स प्रत्येक 6.5 किलोमीटर पे एक व्यक्ति खड़ा रहता था घोड़े के साथ, और घोड़ा जो है वो व्यक्ति जब घोड़े पे बैठता था तो अपने पास एक डंडा रखता था, उस पर घंटी लगा कर रखता था, उस पर एक झंडा लगा कर रखता था, ठीक है। और वो जब चलता था घोड़े के द्वारा तो ये डंडा हिलता था, तो जो घंटी है वो बजती थी, तो सामने वाला अलर्ट हो जाता था और वो तैयार रहता था, जैसे उसको सूचना मिलती थी वो आगे लेके जाता था। इस तरीके से चीजें बहुत ही तेजी से पहुंच जाती थी। तो ये चीज समझ में आ गया। और यहाँ पे 1 मील में यानी कि हर 500 मीटर पे एक बंदा खड़ा रहता था, ये अनुमानित है, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार की चीजें थी, तो इन चीजों से बहुत ही ज्यादा इब्न बतूता प्रभावित था, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, भूस्वामित्व प्रश्न। देखिए अब बात कर लेते हैं, हमने 2 चीज के बारे में बात कर लिया, अलबिरूनी के बारे में हमने बात किया, इब्न बतूता के बारे में बात किया। अब हम बात करने वाले हैं फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। यहाँ पे फ्रांसवा बर्नियर किस चीज पे प्रश्न उठाया है, जमींदारी प्रथा पर, ठीक है। क्योंकि उसका मानना यह है कि यहाँ पे बीच मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, ठीक है, वो नहीं है। या तो एक व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर है, या तो एक व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब है, मध्यम वर्ग कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जमींदार अमीर ही होते थे, मध्यम वर्ग कोई था ही नहीं। यहाँ पर इसका मानना यह था कि जो किसान है, किसानों को शोषण किया जाता है, और ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है जमींदार लेता है या फिर राजा लेता है, ठीक है, उसका मानना यह था। तो क्या लिखा है, बर्नियर के विवरण के अनुसार भारत एवं यूरोप के मध्य जो मूल विभिन्नताएं थी, उसमें से एक भारत की जो थी भूमि निजी भूस्वामित्व की कमी थी। निजी भूस्वामित्व का कमी का मतलब क्या होता है, निजी का मतलब होता है प्राइवेट यानी कि पर्सनल, भूस्वामित्व का मतलब क्या होता है, जो भूमि का जो मालिकाना हक है वो उस चीज की कमी। यानी कि उसने ये बात कहा कि जो भारत है ना, भारत में जो व्यक्ति है जो अपनी संपत्ति अपने नाम कर सकता है, ऐसा जमीन नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो किसान वर्ग है वो जमीनों पर काम तो करते हैं, लेकिन जो भूमि है वो जमींदारों की है, ठीक है। यानी कि वो सिर्फ यहाँ पे काम ही काम करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि उसने ये चीज बताया कि यहाँ पर निजी भूस्वामित्व की कमी है। वह निजी भूस्वामित्व के गुणों से दृढ़ विश्वास करता था, तथा उसने भूमि पर राज्य के स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासी दोनों के लिए नुकसानदायक बनाया। यानी कि उसका मानना यह था कि अगर व्यक्ति के पास ना अपनी भूमि है तो उस पर अच्छे से काम करेगा। जैसे कहते हैं नहीं कि अगर आपका बिजनेस है तो आप बहुत ही अच्छे से मेहनत करोगे, लेकिन वही काम अगर आप दूसरे के लिए कर रहे हो तो आप अच्छे से काम नहीं करोगे। तो यही मानना इसका यह था कि अगर कोई किसान है तो उसके पास निजी भूमि खुद की है तो वो उसमें मेहनत बहुत अच्छे से करेगा। अगर उसके पास निजी भूमि नहीं है तो वो उसी तरीके से करेगा जिस तरीके से मतलब उसका काम चल जाए, ठीक है। और ये दोनों के लिए खतरा है, चाहे राज्य हो गया चाहे वहां के निवासी हो गए, इन दोनों के लिए नुकसानदायक इसने बताया, मतलब इसने अपना ओपिनियन दिया है, ठीक है। उसे ये लगा है कि मुगल साम्राज्य में राजा सारी भूमि का मालिक था। यानी कि उसका ये मानना था, उसको ऐसा लगता था कि जो मुगल साम्राज्य है ना, ये सारी जितनी भी यहाँ पे भूमि है ना, उन सबका जो मालिकाना हक है ना, वो सिर्फ मुगल साम्राज्य के पास है। उसे अपने धनी लोगों के बीच बांट देता है। यानी कि जो राजा है
वो सारी की सारी जो चीजें हैं धनी लोगों के बीच बांट देता है, इट मींस जमींदारों के बीच में बांट देता है। इससे इसकी अर्थव्यवस्था समाज के लिए अनर्थकारी नतीजे होते हैं, यानी कि जो जमींदार है, जमींदार किसानों को देते हैं और किसान का शोषण कौन करता है? जमींदार, और जमींदार आगे पैसा पहुंचाता है। तो यहाँ पे जो मजे हैं या तो जमींदार के मजे हैं या तो राजा के मजे हैं, यहाँ पर किसानों का कोई मजा नहीं है। तो क्या लिखा है? 16वीं शताब्दी के अधिकतर यात्रियों के वृत्तांत में उदाहरण मिले, यानी कि जो उदाहरण की बात यहाँ पे हो रही है वही सारे उदाहरण देखने को मिले हैं कई सारे यात्रियों के उसमें भी। आगे क्या लिखा है? बर्नियर का तर्क है कि भूधारक अपनी संतान को जमीन नहीं दे सकते, यानी कि किसान जिसके पास खुद की जमीनें नहीं है, जो दूसरे की जमीन पे काम करता है, वो किस तरीके से अपने जमीन को अपने संतान को देगा? जब उसके पास जमीन ही नहीं है तो कहाँ से देगा वो? ठीक है, तो क्या लिखा है? बर्नियर तर्क देता है कि भूधारक अपनी संतान को जमीन नहीं दे सकता, अतः वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने तथा उससे इजाफा के लिए दूसरे दूरगामी निवेश प्रति उदासीन थे। और इसका मानना यह था कि अगर जो किसान है उसके पास जमीन ही नहीं है तो वो किस तरीके से उसमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि अगर कोई एम्प्लॉय है तो सिर्फ एम्प्लॉय की तरह काम करता है, उसी प्रकार से अगर कोई किसान है किसी के खेत में दिहाड़ी का काम करता है तो सिर्फ उसी तरीके से काम करता है। ठीक है, बाकी अगर आपको लाभ कमाना है तो कुछ और तरीके अपनाओ। तो वही बात लिखा है कि इजाफा कमाने के लिए कोई दूसरा निवेश के प्रति उदासीन थे, यानी कि दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ता था। और इस तरीके से जो निजी भूस्वामित्व है, निजी भूस्वामित्व की कमी ने बेहतर भू सुधारकों के समूह के उदय पर अंकुश लगाया है, जो कि जमीन रख रखाव में बेहतर के लिए सजग रहते हैं। यानी कि इस तरीके से जो सिस्टम था, इसकी वजह से जो अच्छे अच्छे किसान थे वो ज्यादा काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनको ये बात पता थी कि जो जमीनें हैं वो जमींदारों की है और यहाँ पे ज्यादा मेहनत करके भी कुछ फायदा नहीं है। बर्नियर बहुत यकीन के साथ कहता है कि भारत में बीच की स्थिति के लोग नहीं थे। बीच की स्थिति मैंने बताया, या तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग हैं या तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग हैं, यहाँ पे मिडिल क्लास के लोग नहीं। ठीक है, बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस तरीके से देखा इस शासन व्यवस्था में भिखारी तथा क्रूर लोग का सम्राट था। यानी कि जो सम्राट है, सम्राट एक बहुत बढ़िया सम्राट है, ठीक है, जो कि उसकी प्रजा बहुत ही ज्यादा भिखारी है और क्रूर है। क्रूर क्यों है? क्योंकि वो राजा के प्रति गुस्सा दिखाते थे, और भिखारी इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा गरीब थे। तो बर्नियर ने ये बात बहुत ही उससे बोला है। क्या लिखा है कि बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस तरीके से देखा कि इसका शासन जो है भिखारी तथा क्रूर लोगों का सम्राट था, और इसके शहर और नगर विनिष्ट है, मतलब खराब है, यहाँ की जो हवा है बहुत ज्यादा दूषित है, और इसका केवल एक ही कारण है, वो क्या है? राजकीय भूस्वामित्व। यानी कि जो राजकीय भूस्वामित्व का जो सिस्टम है, इसकी वजह से जो जनता है वो राजा को प्यार नहीं करती है, इस वजह से यहाँ पे क्रूर लोगों की बात की गई है। और साथ ही साथ भिखारी क्यों बोला है? क्योंकि ये गरीबी की वजह से उनको भिखारी बोला गया है, और कहा गया है कि यहाँ का जो हवा है बहुत ही ज्यादा खराब है, यहाँ का जो नगर है बहुत ज्यादा विनिष्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हैं जो सही तरीके से होनी चाहिए वहाँ पे नहीं है, और इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो क्या है? राजकीय भूस्वामित्व। अगर इस चीज को हटा दिया जाए तो ये जितनी भी दिक्कतें देखने को मिल रही है वो सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बर्नियर का मानना था। बर्नियर ने एक चीज पे और अपना विवरण दिया, और यही लास्ट टॉपिक रहेगा। किस पे? महिलाओं के ऊपर, दासियों के ऊपर, सती के ऊपर, श्रमिकों के ऊपर। उनका मानना यह था कि जो महिलाएं और जो दासियां हैं वो राजा के इधर काम करती थी, ठीक है, लकड़ी लेके आती थी, साथ ही साथ खाना बनाती थी, नाच गाना करती थी, संगीत गायन करती थी, ये सब काम करती थी। तो क्या लिखा है? लिखित वृत्तांत छोड़ने वाले यात्री आमतौर पर पुरुष थे। उन्हें उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति बड़ी जिज्ञासापूर्ण और दिलचस्पी लगी। यानी कि उनका मानना यह था कि जो महिलाओं की स्थिति है बहुत ही ज्यादा जिज्ञासापूर्ण है और बहुत ज्यादा दिलचस्प है, मतलब जिसमें इंटरेस्ट लिया जा सकता है। बाजारों में दास किसी भी दूसरे वस्तु की बात खुलेआम बेचे जाते थे। यानी कि वो ये बताता है कि यहाँ पे जो दास है ना, जिस तरीके से वस्तु बेची जाती है उस तरीके से दासों को भी यहाँ पे बेचा जाता है। नियमित तौर पर भेंट स्वरूप दिए जाते हैं। यानी कि कई लोग जैसे किसी के इधर गए मिलने के लिए तो गिफ्ट लेके जाते हैं ना, उसी तरीके से कई लोग दासों को ले जाते थे, भेंट कर देते थे। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां जो थी संगीत करती थी, गायन करती थी, इन चीजों में कुशल थी। और इब्न बतूता सुल्तान के बहन के विवाह के अवसर पर उसके प्रदर्शन में बहुत ही ज्यादा आनंदित हुआ था। यानी कि कहा जाए तो जो इब्न बतूता है, इब्न बतूता ने यह बात कहा है कि जो उस समय जो सुल्तान थे उनकी बहन की शादी में मैं उपस्थित था, और यहाँ पर
जो दास दासियों ने जिस तरीके से संगीत का गायन किया था, जिस तरीके से स्वागत किया था, जिस तरीके से खाना खिलाया था, ये सब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था और इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा आनंदित हुआ था, मतलब खुश हुआ था। सुल्तान अपने अमीरों पर निगाह रखने के लिए दासियों को नियुक्त करता है। यानी कि दासियों को क्यों नियुक्त किया जाता था? क्योंकि अमीरों पर निगाह रखा जा सके, अमीरों को सेवा दी जा सके ताकि वो भी खुश रहें। दासों की कीमत दासियों की तुलना में कम हुआ करती थी। यानी कि दासों का जो कीमत था वो दासियों की तुलना में कम होती थी, क्योंकि दासियों से विभिन्न प्रकार की चीजें करवाते थे, जैसे खाना बनवाना हो गया, नाच गायन करना हो गया, सेवा करवाना हो गया। तो इस वजह से इनका जो रेट है वो ज्यादा लगता था। ठीक है। अधिकतर पारिवारिक जो उन्हें रख पाने में समर्थ थे, कम से कम एक या दो तो रख ही लेते थे। यानी कि एक व्यक्ति जो जितना रख सकता है उसी हिसाब से दास दासियों को अपने पास रख सकता था। ठीक है। सभी समकालीन यूरोपीय यात्रियों तथा लेखकों के लिए स्त्रियों से किया जाने वाला बर्ताव प्रायः पश्चिम तथा पूर्वी समाज के मध्य विभिन्नता का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता था। बर्नियर सती प्रथा के बारे में लिखता है कि यद्यपि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से गले लगा लेती थी और कुछ मरने के लिए विवश हो जाती थी। यानी कि सभी सामाजिक यूरोपीय यात्री तथा लेखकों के लिए यात्रियों से किए जाने वाला जो बर्ताव था प्रायः पश्चिमी तथा पूर्वी समाजों के मध्य विभिन्नता का एक महत्वपूर्ण संकेत था। उसका मानना यह था कि जो महिलाओं के लिए जो बर्ताव किए जाते थे, कई सारे जो यात्री यहाँ पर आए और उन्होंने एक ही अपने बारे में एक ही चीज का जिक्र सिमिलर देखने को मिला है सभी राइटरों के किताबों में। वो क्या देखने को मिला है? सती प्रथा के बारे में। उनका मानना यह था कि जो स्त्रियों का शादी हो जाता था और जो उनके पति हैं उनके डेथ हो जाता था, तो ऐसी स्थिति में जो स्त्री है उसको सती बना देते थे। सती का मतलब क्या हुआ कि चिता पर बैठाकर जला देना। ठीक है। कि अब पति तो रहा नहीं तो इनका देख रेख कौन करेगा, तो साथ ही साथ जला देना। ठीक है। इस प्रकार की चीजें हुई और बर्नियर ने अपनी आंखों से ऐसी घटनाएं होते हुए देखा कि जहां पर एक व्यक्ति को जलाया जा रहा था तो उसके ऊपर उसकी स्त्री को बैठाकर उसको भी जिंदा जला दिया गया। तो यही चीज लिखा है कि कुछ ऐसी चीजें जो है कुछ महिलाएं प्रसन्नता से गले लगा लेती थी कि जब मेरा पति ही नहीं है तो मैं क्यों रहूंगी, और कुछ ऐसी थी जो जिनको जबरदस्ती सती बना दिया जाता था। तो इस प्रकार की कुछ ऐसी चीजें हैं जो यात्रियों ने अपने अपने पुस्तकों में लिखा है। कुछ अच्छी भी चीजें हैं, कुछ बुरी भी चीजें हैं। तो उन सब उस समय की चीजों के बारे में हमें नॉलेज मिलता है इनके वृत्तांतों के जरिए। ठीक है। तो हमने किन किन चीजों के बारे में पढ़ा? नगरों के बारे में पढ़ लिया, जमींदारों के बारे में पढ़ लिया, जातियों के बारे में पढ़ लिया, और इसके साथ साथ सम्राट किस तरीके से चीजों को करता था, यहाँ के महिलाओं के बारे में हमने पढ़ लिया, दास दासियों के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है। बहुत सारी चीजों के बारे में हमने, रीति रिवाजों के बारे में हमने पढ़ लिया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो 3 यात्री थे वो आए और इन सभी चीजों के बारे में विवरण दिए, पान के पत्ते के बारे में, नारियल के बारे में, ठीक है, डाक व्यवस्थाओं के बारे में इब्न बतूता ने बताया है, और पूरब और पश्चिम की तुलना भी इन्होंने किया है, खासकर यूरोप से, ठीक है, भारत की तुलना किया गया है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो किया गया है। तो आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सारी चीज को मैंने कवर कराने की कोशिश की है। बाकी एक बार दो बार अगर आप वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली आपको सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम सारी चीजों को कर लेंगे। बाकी बेहतर स्टडी के लिए आप विकास स्टडी पॉइंट का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे कोर्स में इन्वॉल्व हुई है, यूट्यूब से हटकर थोड़ी सी पढ़ाई कीजिए और अच्छा स्कोर कीजिए। चलिए, बाकी कोई सजेशन है तो आप जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।